अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे हित्ते की जो दुनिया की त्वचा का मरकज़ है, जहां तहजीबों ने जन्म लिया, जहां आसमान चूती इमारतें हैं और सदियों पुरानी रवायात आज भी जिंदा हैं। ऐसा हित्ता जो पिछले 100 साल से तनाज़ात और जंगों का शिकार है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट की। ये हित्ता 3 बड़े मज़ाहब का गहवारा है और इंसानी तारीख का आगाज़ भी इसी हित्ते से शुरू हुआ था। आज की वीडियो में हम देखेंगे मिडल ईस्ट के मौजूदा हालात कैसे हैं, ये हित्ता क्यों हमेशा जंगों का शिकार रहता है, दुबई, कुवैत और सऊदीया में क्यों ईरान ने हमले किए हैं, आज दुबई को कौन सी कुदरती आफत का सामना है, इस हित्ते की तारीख क्या है, सऊदी अरब कौन सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं मिडल ईस्ट के एक तारीखी सफर पर। मिडल ईस्ट, जिसे उर्दू जुबान में मशरिक़ वुस्ता कहा जाता है, मशरिक़ वुस्ता पूरी दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। इसकी अहमियत माशी लिहाज से भी है, मजहबी लिहाज से भी, और जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। मिडल ईस्ट जुग्राफियाई लिहाज से 3 बड़े आज़मों को आपस में मिलाता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप आते हैं। अगर बात करें मजहबी लिहाज से, तो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब के लिए यह मुक़द्दस सरजमीन है। मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस, ईसाइयों के लिए यरूशलेम में मौजूद चर्च ऑफ स्पिरिचुअल और यहूदियों के लिए वेस्टर्न वॉल। अगर बात करें माशी अहमियत की, तो दुनिया का 50% तेल इसी जगह से निकलता है और दुनिया के 40% गैस के ज़खायर भी इस हित्ते में मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में दुनिया के तकरीबन 15 ममालिक आते हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया का कुछ इलाका, इराक, शाम, लबनान, उर्दन, फ़लस्तीन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, यमन और साइप्रस आते हैं। मिस्र वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन इसका माउंट सनाई का इलाका मिडल ईस्ट में आता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसराइल का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो मुल्क नहीं बल्कि एक फ़लस्तीन पर काबज़ रियासत है। मिडल ईस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं, जंगें, तेल और बुलंदोबाला इमारतें, और ये तीनों ही मिडल ईस्ट की खासियत हैं। पिछले कई 100 सालों से मिडल ईस्ट किसी न किसी जंग का शिकार रहा है, चाहे वो इराक हो या सीरिया हो, लबनान हो, फ़लस्तीन हो या फिर यमन की सिविल वार हो। हर वक्त मिडल ईस्ट में कुछ ना कुछ लड़ाई ज़रूर रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट की कुल आबादी 50 करोड़ के करीब है। मिडल ईस्ट का कुल रकबा 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। मिडल ईस्ट एक ऐसी शतरंज है जहां बहुत से ममालिक एक दूसरे के खिलाफ चालें चलते हैं। आज भी मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पर हालत जंग में है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज हो चुका है। ईरान इसराइल के साथ साथ बहुत से अरब ममालिक पर भी अटैक कर रहा है, जिसकी वजह यह है कि कतर में अल उदैद एयरबेस अमेरिका की है, अबू धाबी में भी अमेरिका की मिलिट्री एयरबेस है जिसका नाम अल जफरा एयरबेस है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से 100 किलोमीटर के फासले पर अमेरिकन एयरबेस है जिसका नाम प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। इसी तरह बहरीन, जॉर्डन और ओमान में भी अमेरिका के अड्डे हैं, जिनको इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। इसी वजह से ईरान अरब ममालिक में मौजूद अमेरिका की एयर बेसिस पर हमला कर रहा है। ईरान की जानब से सबसे ज़्यादा हमले मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और कतर पर किए गए हैं। मिडिल ईस्ट की शारख ईरान के कब्जे में है। जी हाँ, आबने हुर्मज़ पर मुकम्मल तौर पर ईरान का कंट्रोल है, जिसको ईरान मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका है, और जो जहाज़ भी यहाँ से ज़बरदस्ती गुजरने की कोशिश करता है उसे उड़ा दिया जाता है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है। ईरानी छोटी बच्ची आबनाए हुर्मज़ के किनारे झूला झूल रही है और पीछे जहाज़ को आग लगी है। दुनिया की 20% तेल की तिजारत इसी आबनाए हुर्मज़ से की जाती है। अगर आप आबनाए हुर्मज़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आबनाए हुर्मज़ इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है और हज़ारों जहाज़ लाइनों में खड़े हैं। तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और गैस 72% तक महंगी हो चुकी है। इसके साथ साथ खाद की सप्लाई भी बंद है, जो खुराक की किल्लत की वजह भी बन सकती है। ईरान ने अरब ममालिक में से सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात पर अटैक किया है। अब तक 378 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1800 से भी ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। इस वक्त दुबई में फ़रोख्त वाले घरों की तादाद में बड़ी कमी आई है। 4 हफ्तों से जारी ईरान जंग ने दुबई की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। दुबई की शेयर मार्केट में 27 फरवरी के बाद बड़ी गिरावट देखी गई है। गैर मुल्की सरमायाकार पैसा लेकर दुबई से बाहर निकल रहे हैं,
टूरिज्म सेक्टर को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दुबई को फिजाई बंदिश का भी सामना है, जिसकी वजह से परवाजें बहुत कम आ रही हैं। दुबई की मुख्तलिफ इमारतों पर भी अटैक हुए हैं, जहां तक कि दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तेल के डिपो पर भी हमला हुआ है। दोस्तों, आज मुत्तहिदा अरब अमारात को कुदरती आफात का भी सामना है। बारिशों के तूफान ने दोबारा शारजा को नुकसान पहुंचाया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी ही पानी जमा हो चुका है। ये तूफान इंतहाई खौफनाक था। सड़कों पर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। दोस्तों, दुबई के बाद अरब ममालिक पे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क कुवैत है, जिसके एयरपोर्ट पर हमले हुए और लोगों में बहुत ज्यादा खौफो हरास है। बहुत से लोग कुवैत से भागने के लिए बाय रोड सऊदीया में आते हैं और फिर जहाज की फ्लाइट लेते हैं। कुवैत की भी कई इमारतों पर ड्रोन हमले हुए। इसके अलावा अमेरिका की 4 एयर बेसिस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। बहरीन के भी मुख्तलिफ हिस्सों में ईरान ने हमले किए। खास तौर पर अमेरिका की नेवल बेस पर हमला किया गया। दोस्तों, ये वो ममालिक हैं जो इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। यहाँ तक कि दुबई से यहूदियों को तल अवीव में पहुँचाने के लिए फ्री फ्लाइट चलाई गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन अरब ममालिक में इसराइल की एम्बेसी मौजूद हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। मिस्र में 1979 में पहली इसराइली एम्बेसी खोली गई, जिसे कैंप डेविड अमन मुआहदे का नाम दिया गया। 1994 में जॉर्डन में इसराइल की एम्बेसी खोली गई, जिसे जॉर्डन इसराइल अमन मुआहदे का नाम दिया गया। 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल की एम्बेसी खोली गई, जिसे इब्राहिम मुआहदे का नाम दिया गया। और 2020 में ही बहरीन में भी इब्राहिम मुआहदे के नाम से इसराइल की एम्बेसी खोली गई, जबकि बाकी अरब ममालिक ने इसराइल से ताल्लुक को गैर कानूनी करार दिया है। ईरान ने भी तल अवीव और काबज रियासत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइलों की बारिश की है। यहाँ तक कि इसराइली मेयर को आप स्क्रीन पर रोता हुआ देख सकते हैं, जो कह रहा है कि हमारा सब कुछ तबाह कर दिया गया। ये शख्स ईरानी हमलों से बिलबिला उठा है। यहाँ तक कि ईरान ने इसराइल के डिमोना सिटी पर भी अटैक किया है, जिसका इसराइल सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इस जगह इसराइल का न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है और आयरन डोम सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। सऊदी अरब के भी रियाज के करीब ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन बाकी अरब की निस्बत सऊदी अरब में बहुत कम अटैक हुआ है, जिसकी वजह है पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस पैक। दोस्तों, सऊदी अरब ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से बचने के लिए जंबो पैसेज बनाने का फैसला किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से अरब ममालिक की मईशत को बहुत नुकसान हुआ है। ये मंसूबा अल जुबैल से जंबो तक पाइपलाइन बिछाने का है, जिसका फासला 1200 किलोमीटर है। इसको 1980 में भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। इस पाइपलाइन को रेत के नीचे बनाया जाएगा, क्योंकि 50 डिग्री से भी ज्यादा यहाँ गर्मी पड़ती है। इस 1200 किलोमीटर के मुख्तलिफ जगहों पर हैवी पंप भी लगाना होंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल काफी गाढ़ा होता है और इसको जंबो तक पहुंचाने के लिए हैवी मोटर पंप का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सारे पैसेज को बनाने में $7 मिलियन रोजाना के हिसाब से खर्च आएगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर यमन और ईरान मिलकर बाब अल मंदब स्ट्रेट को बंद कर देते हैं, तो दोबारा तेल की सप्लाई रुक जाएगी। खास तौर पर एशिया की तरफ जहाज नहीं आ सकता और ना ही एशिया से कोई भी तजारती जहाज यूरोप जा सकेगा। दोस्तों, अगर बात करें मिडिल ईस्ट की तारीख की, तो कई 100 साल तक मिडिल ईस्ट सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया हंगरी से लेकर यमन तक फैली थी। इस सारी सल्तनत में हर तरह के लोग रहते थे, यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, अरब, कुर्द। लेकिन 19वीं सदी के बाद सल्तनत उस्मानिया खत्म होना शुरू हो गई और उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर एशिया में अपना कंट्रोल हासिल कर चुकी थी, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर भी अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दी और ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे एशिया से खूब लूटमार की। 1917 में एक डिक्लेरेशन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में मौजूद यहूदियों से ये वादा किया कि वो फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक स्टेट बनाने में यहूदियों की मदद करेंगे। इस डिक्लेरेशन को बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 1923 में जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, तो एक ट्रीटी साइन की गई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लॉसेन। और इसी मुआहदे के नतीजे में आज का तुर्की वजूद में आया और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर भी इसी मुआहदे के नतीजे में बनाए गए थे। इसमें कुर्द लोगों को इग्नोर किया गया, जिनका कल्चर, जुबान सब कुछ मुख्तलिफ था। लेकिन इस सब इलाके को तुर्की, ईरान, इराक और शाम में तकसीम कर दिया गया। इसी वजह से आज भी कुर्द लोग अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा करते हैं। अगर आप कुर्दिस्तान पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में कुर्दिस्तान जरूर लिखिएगा। आज ये सारा इलाका ही तनाज़ात का शिकार है। मुसलमानों के सुन्नी शिया फसादात करवाने के लिए इराक के मुख्तलिफ हिस्सों को इकट्ठा कर दिया गया
जिसमें मोसूल में कुर्दिश रहते थे, बगदाद में सुन्नी मुस्लिम और बसरा में शिया मुस्लिम कम्युनिटी आबाद थी, जबकि कुवैत भी इराक का हिस्सा था। इसी वजह से इराक कुवैत जंग भी हुई थी। इसी तरह शाम के कुछ इलाके अलेक्जेंड्रिया को 1939 में तुर्की में शामिल कर दिया गया, जिससे तुर्की और शाम का तनाज़ा खड़ा हो गया। तुर्की से दो बड़े दरिया शुरू होते हैं, दजला और फरात। ये दरिया शाम और इराक से भी गुजरते हैं, जिस पर तुर्की ने डैम बनाए और इन तीनों ममालिक का आपस में तनाज़ा मजीद बढ़ गया। 1938 से मिडिल ईस्ट में ऑयल की दरियाफ्त का आगाज हुआ। इराक और सऊदी अरब में तेल निकलना शुरू हो गया और इराक के उन हिस्सों से तेल निकला जिस जगह शिया मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी, और शाम के उस हिस्से से ऑयल दरियाफ्त हुआ जिस जगह कुर्दिश रहते हैं। पूरी दुनिया के 50% तेल के ज़खायर इस जगह दरियाफ्त हुए थे, जिसके बाद दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। लेकिन अगर बात करें इसराइल की, तो आज भी वो कहता है कि हमारी जंग तेल या माशी लिहाज से नहीं बल्कि मजहबी लिहाज से है, क्योंकि वो दज्जाल के लिए ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, जिसमें वो बहुत से अरब ममालिक की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, ग्रेटर इसराइल का प्लान इसराइल ने उस वक्त ही बना लिया था जब इसराइल ने अपना झंडा बनाया था। झंडे के ऊपर दो नीली लाइनें जाहिर करती हैं, और आज इस मंसूबे को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अरब ममालिक को पिछले 100 साल में दफाई लिहाज से कमज़ोर किया गया, ताकि जब जंग का वक्त आए तो इनके पास कुछ ना हो। इन्हें अयाशी, टूरिज्म और ऊंची इमारतें बनाने में मसरूफ़ कर दिया गया। लेकिन आज मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिसे दफाई लिहाज से मजबूत मुल्क समझा जाता है। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।